नमस्ते। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो लगभग 3 दशकों के इंतजार की कहानी है। हमारे एक श्रोता ने हमें फिल्म बॉर्डर 2 पर एक बहुत ही विस्तृत विकिपीडिया पेज भेजा है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म कैसी है, बल्कि यह है कि 27 साल बाद किसी क्लासिक फिल्म की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती कितनी बड़ी होती है। और ये चुनौती बहुत बड़ी है। 1997 की बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक पूरी पीढ़ी का अनुभव थी। सही बात है। उसका संगीत, उसके डायलॉग्स वो आज भी लोगों की जुबान पर है। तो बॉर्डर 2 के निर्माताओं के सामने सवाल सिर्फ एक अच्छी वॉर फिल्म बनाने का नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों पर खरा उतरने का था। बिल्कुल। तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन यही है। हम इस स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि निर्माताओं ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, कहानी और किरदारों के चुनाव से लेकर इसके निर्माण की लगभग 1 दशक लंबी जद्दोजहद तक, और अंत में दर्शकों और समीक्षकों की जो मिलीजुली प्रतिक्रिया आई उस तक। चलिए इस महाकाव्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बॉर्डर 2 पहली फिल्म से अलग कैसे है। हमारे स्रोत के मुताबिक ये 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई, जिसे अनुराग सिंह ने निर्देशित किया है। लेकिन ये सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। अच्छा। पहली फिल्म एक ही रात और एक ही लड़ाई, मतलब लोंगेवाला की लड़ाई पर केंद्रित थी, जिसमें सिर्फ भारतीय सेना की एक टुकड़े की वीरता दिखाई गई थी। हाँ, वो तो याद है। बॉर्डर 2 का कैनवास उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये 1971 के पूरे भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। पूरे युद्ध की? जी हाँ। और इसमें पहली बार भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों, सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त अभियानों को दिखाया गया है। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मतलब फोकस एक बटालियन से हटकर पूरे देश की एकीकृत सैन्य शक्ति पर आ गया है। बिल्कुल। और शायद इसी बड़े कैनवस को भरने के लिए कलाकारों की टुकड़ी भी इतनी बड़ी रखी गई है। सनी देओल तो हैं ही, लेकिन उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी हैं। हाँ, और ये सिर्फ स्टार पावर इकट्ठा करने की बात नहीं है। किरदारों का ये चुनाव कहानी की जरूरत को दर्शाता है। सनी देओल सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, दिलजीत दोसांझ वायुसेना का और आहान शेट्टी नौसेना का। अच्छा। ये एक सोचा समझा कदम है, ये दिखाने के लिए कि 1971 की जीत किसी एक अंग की नहीं, बल्कि तीनों की सम्मिलित कोशिश का नतीजा थी। किरदारों की बात चलिए तो इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। स्रोत बताता है कि ये किरदार काल्पनिक नहीं है, इनके पीछे असली नायकों की कहानियां हैं। और यही इस फिल्म की आत्मा है। किरदारों को असल जिंदगी के युद्ध नायकों पर आधारित किया गया है। सनी देओल का किरदार लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर, वो मेजर जनरल हरदेव सिंह क्लेयर से प्रेरित है। लेकिन जो बात इससे और भी खास बनाती है वो है बाकी के 3 किरदार। वो क्या? वरुण धवन मेजर होशियार सिंह धैया बने हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र विजेता? जी। दिलजीत दोसांझ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की भूमिका निभा रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। एकमात्र? ये तो बहुत बड़ी बात है। और आहान शेट्टी का किरदार लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र सिंह रावत, महावीर चक्र विजेता कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला पर आधारित है, जिन्होंने अपने जहाज INS खुकरी के साथ जल समाधि ले ली थी। मतलब 2 परमवीर चक्र और एक महावीर चक्र विजेता की कहानियों को एक साथ पिरोया गया है। यह तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिलचस्प बात यह है कि किरदारों का चुनाव सिर्फ उनके शौर्य के लिए नहीं किया गया, बल्कि वो भारत की विविधता को भी दर्शाते हैं। निर्मलजीत सिंह सेखों वायुसेना से एक सिख नायक हैं, महेंद्र नाथ मुल्ला नौसेना से हैं। ये फिल्म सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं, बल्कि 1971 में भारत की एकीकृत सैन्य शक्ति की कहानी कहने की कोशिश करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी जिम्मेदारी के एहसास ने शायद इस फिल्म के निर्माण को इतना लंबा खींचा। इन असली नायकों की कहानी को पर्दे पर लाना कोई आसान काम नहीं था। स्रोत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। क्या? सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना जैसी पहली फिल्म के कलाकारों के कैमियो का। हाँ, इसका जिक्र है, लेकिन क्या ये कैमियो सिर्फ पुरानी यादों को भुनाने का एक तरीका नहीं थे, या कहानी में उनकी कोई वास्तविक भूमिका थी? स्रोत से तो यही लगता है कि उनका किरदार कहानी को पहली फिल्म से जोड़ने वाली एक भावनात्मक कड़ी का काम करता है। ये दर्शकों को, खासकर पुरानी पीढ़ी को, ये एहसास दिलाता है कि ये फिल्म अपनी जड़ों का सम्मान करती है, भले ही ये एक बिल्कुल नई कहानी कह रही हो। ये एक तरह से विरासत को सलामी देने जैसा है। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं, क्योंकि इस फिल्म को बनाने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह प्रोजेक्ट लगभग 1 दशक से बन रहा था। 2015 में इसकी घोषणा हुई थी,
लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? वजह दिलचस्प है। उस समय सनी देओल की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी और निर्माता इतनी बड़ी फिल्म का जोखिम उठाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन फिर 2023 में गदर 2 आई और उसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात नहीं थी, है ना? गदर 2 ने कुछ और भी साबित किया। बिल्कुल। गदर 2 ने साबित किया कि दर्शकों में आज भी सनी देओल के देशभक्ति वाले किरदारों के लिए जबरदस्त भूख है। उस सफलता ने निर्माताओं को ये विश्वास दिलाया कि बॉर्डर 2 जैसी बड़ी फिल्म के लिए दर्शक पूरी तरह तैयार हैं और सनी देओल इसे अकेले अपने दम पर खींच सकते हैं। और स्रोत के अनुसार सनी देओल खुद इस बात को लेकर बहुत सतर्क थे। वो सिर्फ नाम के लिए सीक्वल नहीं बनाना चाहते थे। हाँ, वो एक ऐसी कहानी चाहते थे जो पहली फिल्म की विरासत के साथ न्याय कर सके। और कास्टिंग में भी काफी मुश्किलें आईं। स्रोत में आयुष्मान खुराना का नाम है, जो पहले मेजर होशियार सिंह की भूमिका निभाने वाले थे। हाँ, और फिर दिलजीत दोसांझ की भी फिल्म छोड़ने की अफवाहें थीं। ये सब क्या दर्शाता है? यही कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ कितना दबाव जुड़ा होता है। सही बात है। हर अभिनेता जानता है कि उसकी तुलना पहली फिल्म के किरदारों से की जाएगी। शायद इसी दबाव के चलते कास्टिंग में इतने उतार चढ़ाव आए। लेकिन अंत में जो टीम बनी वो कहानी के लिहाज से बिल्कुल सही साबित हुई। निर्माण की एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है प्रामाणिकता पर जोर। उन्होंने सिर्फ सेट नहीं बनाए बल्कि असली जगहों पर जाकर शूटिंग की। हाँ, और ये इस फिल्म को बाकी वॉर फिल्मों से अलग करता है। हमारे स्रोत में कई जगहों का जिक्र है। झांसी और बबीना कैंटोनमेंट, खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब एनडीए। एनडीए में? वाह। हाँ, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके और यहाँ तक कि आईएनएस विक्रांत जैसे असली रक्षा प्रतिष्ठान भी। जब आप एनडीए में शूट करते हैं जहाँ असली कैडेट ट्रेनिंग लेते हैं तो पर्दे पर एक ऐसी प्रामाणिकता आती है जो किसी सेट पर नहीं आ सकती। बिल्कुल। ये दिखाता है कि निर्देशक सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि सेना के माहौल और अनुशासन को भी पकड़ना चाहते थे। ये तो हुई बनाने की बात। अब आते हैं फिल्म की आत्मा पर, उसका संगीत। बॉर्डर का संगीत तो अपने आप में एक किरदार था। क्या अनु मलिक वापस आए या इस बार किसी नए संगीतकार ने ये भारी जिम्मेदारी उठाई? इस बार उन्होंने एक मिला-जुला रास्ता अपनाया। अनु मलिक के साथ मिथुन और विशाल मिश्रा जैसे नए संगीतकारों को भी जोड़ा गया। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा और कह सकते हैं साहसिक कदम था पुराने गानों को एक नए अंदाज में वापस लाना। संदेशे आते हैं जैसे गाने को दोबारा बनाना तो एक बहुत बड़ा जोखिम है, उसकी एक अलग ही विरासत है। बहुत बड़ा जोखिम। और उन्होंने इसे सीधे सीधे रीमिक्स नहीं किया। उन्होंने गाने के भाव को पकड़कर उसे एक नई शक्ल दी। संदेशे आते हैं को घर कब आओगे के रूप में रिक्रिएट किया गया तो चलूं को जाते हुए लम्हों के रूप में, और हिंदुस्तान हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मेरी जान के रूप में पेश किया गया। और गायकों का चुनाव भी बहुत दिलचस्प है। पुरानी आवाजों को भी रखा गया है और नई को भी जोड़ा गया है। हाँ, और यही संगीत का सबसे खूबसूरत पहलू है। घर कब आओगे में सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की मूल आवाजों के साथ अरिजीत सिंह की आवाज को जोड़ा गया। अच्छा। दिलजीत दोसांझ ने भी एक गाना गाया। ये संगीत के जरिए भी पुरानी और नई पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश है। ये एक तरह से कह रहा है कि भावना वही है, बस उसे बयां करने का अंदाज नया है। ये एक साहसिक कदम था जो गलत भी हो सकता था, लेकिन समीक्षकों के अनुसार ये काफी हद तक सफल रहा। तो फिल्म बनकर तैयार हुई और इसे गणतंत्र दिवस के एक बड़े मौके पर 23 जनवरी 2026 को रिलीज किया गया। टैगलाइन था, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे फिर एक बार। लेकिन इसकी रिलीज उतनी आसान नहीं थी। नहीं, हमारे स्रोत के मुताबिक फिल्म को रिलीज होते ही एक विवाद का सामना करना पड़ा। कैसा विवाद? इसके एंटी पाकिस्तान समझे जाने वाले कंटेंट की वजह से इसे कई जीसीसी देशों यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देश शामिल हैं, वहां बैन कर दिया गया। अच्छा, बैन ही कर दिया गया? जी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खाड़ी के बड़े बाजार में फिल्म की व्यावसायिक पहुंच पर सीधा असर डालता है और ये भी दिखाता है कि ऐसी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी संवेदनशील हो सकती हैं। ये एक अहम मुद्दा है। अब आते हैं भारतीय समीक्षकों की प्रतिक्रिया पर। यहाँ तो कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। स्रोत के अनुसार प्रतिक्रियाएं बहुत बटी हुई थी। बिल्कुल। एक तरफ तरण आदर्श जैसे समीक्षक थे जिन्होंने इसे 4.5 स्टार दिए और इसे आउटस्टैंडिंग और एक दमदार भावनात्मक युद्ध महाकाव्य बताया। उन्होंने सनी देओल को फिल्म का धड़कता हुआ दिल कहा। बॉलीवुड हंगामा ने भी 4.5 स्टार दिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ समीक्षकों ने इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया। फिल्म फेयर ने 3.5 स्टार देते हुए एक बहुत संतुलित बात कही कि यह एक श्रद्धांजलि है, कोई नई खोज नहीं।
मतलब फिल्म अच्छी है पर कुछ नया नहीं करती। हाँ। और फिर आलोचना का स्तर और गहरा होता है। एनडीटीवी ने 3 स्टार दिए और एक बहुत ही बारीक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि फिल्म देशभक्ति और कट्टरता के बीच की एक महीन रेखा पर चलती है। ये एक बहुत गंभीर टिप्पणी है। बहुत। और सबसे तीखी आलोचना फर्स्ट पोस्ट की तरफ से आई, जिन्होंने सिर्फ 2 स्टार दिए। उनका कहना था कि फिल्म पूरी तरह से अपनी पिछली महिमा पर निर्भर करती है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक ही फिल्म को कोई मास्टरपीस कह रहा है और कोई पिछली फिल्म की नकल। ये विरोधाभास ही बॉर्डर 2 की कहानी का सार है। इससे पता चलता है कि ये फिल्म कभी भी अपनी पहली फिल्म की परछाई से बाहर निकल ही नहीं सकती थी। हर कोई इसे बॉर्डर के चश्मे से ही देख रहा था। जिनके लिए बॉर्डर की यादें और भावनाएं सर्वोपरि थीं, उन्हें ये फिल्म एक शानदार श्रद्धांजलि लगी। और जो समीक्षक एक नई और मौलिक कहानी की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें निराशा हाथ लगी। इन मिलीजुली समीक्षाओं के बावजूद दर्शकों का फैसला बिल्कुल साफ था। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े वो तो चौंकाने वाले हैं। क्या थे आंकड़े? पहले दिन 32.1 करोड़ रुपए और पहले वीकेंड में 167 करोड़ रुपए की कमाई। वाह! ये दिखाता है कि समीक्षकों की राय चाहे जो भी हो, दर्शकों ने फिल्म को हाथों हाथ लिया। बॉर्डर की विरासत, सनी देओल का स्टारडम और देशभक्ति की भावना, इन सब ने मिलकर दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचा। शायद दर्शकों के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक भावना थी जिसे वे दोबारा जीना चाहते थे। शायद यही बात है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? बॉर्डर 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है। ये एक बड़े पैमाने पर बनाया गया युद्ध महाकाव्य है, जो तीनों सेनाओं को सलाम करता है, असली नायकों की कहानियों को पर्दे पर लाता है और 27 साल पुरानी यादों को नए संगीत के साथ पिरोता है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने समीक्षकों को बांटा, लेकिन दर्शकों को एकजुट कर दिया। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जो हमारे स्रोत की जानकारी से उभरता है। फिल्म को कुछ देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया। कुछ भारतीय समीक्षकों ने महसूस किया कि यह कट्टरता की रेखा के बहुत करीब चलती है, जबकि कुछ ने इसकी देशभक्ति की सराहना की। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज के दौर में एक फिल्म निर्माता अपने सैनिकों का सम्मान करने वाली देशभक्तिपूर्ण युद्ध फिल्म कैसे बना सकता है, बिना कट्टरता की सीमा को लांघे? खासकर तब जब एक पड़ोसी देश के साथ ऐतिहासिक संघर्ष का चित्रण हो। बिल्कुल। वो रेखा क्या है? क्या देशभक्ति दिखाने के लिए एक दुश्मन का होना जरूरी है? और क्या उस दुश्मन को चित्रित करने का कोई ऐसा तरीका है जो नफरत को बढ़ावा न दे? हमारे स्रोत के अनुसार बॉर्डर 2 ने इस रेखा पर चलने की कोशिश की, लेकिन क्या ये उस पर चलने में कामयाब रही? इसका जवाब शायद हर दर्शक के अपने अनुभव और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़कर जा रहे हैं।